Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group, and in today's video and in today's lecture we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर 9 से स्टार्टिंग करनी है, जो कि है सेक्शन 125 टू सेक्शन 143। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस है हमारे पीटी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, जो कि है चैप्टर 9 के सेक्शन 125 टू सेक्शन 143, जो कि बताते हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी ली जाएगी एक व्यक्ति से। मजिस्ट्रेट साहब लेंगे, डीएम साहब लेंगे, ठीक है, ईएम साहब लेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब लेंगे कि तुम सोसाइटी में, समुदाय में शांति बनाए रखोगे और क्या करोगे, एंड फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर, और अपना अच्छा व्यवहार रखोगे। ठीक है, तो ये आज हम सेक्शंस पढ़ने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन 125 टू सेक्शन 143। सो देखते हैं हमारे सेक्शन 125 से लेके 143 तक की पढ़ाई आज पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कल वाली क्लास में तो हो ही जाएगी। ठीक है, सो आज मैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रॉम सेक्शन 125, जो कि बताता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। अब सिक्योरिटी ले ली जाएगी कि तुम शांति बनाए रखोगे समुदाय में, और जब एक व्यक्ति को सजा की जा रही है। ठीक है, आप देखिए, भले एक व्यक्ति के ऊपर कोई पहले केस चल रहा था, तो उस व्यक्ति पर जब केस चल रहा था तो उसको कन्विक्शन हो गई थी, मतलब कन्विक्टेड हो गया था वो। अब उसी व्यक्ति से सिक्योरिटी भी ली जा रही है कि भाई तुमको हमने कन्विक्शन कर दिया कि तुम्हारे जो और जानने पहचानने वाले हैं, या तुम उनको भड़का ना दो कि वो शांति भंग ना कर दे समुदाय में, तो उस चीज़ के लिए सिक्योरिटी ले ली जाती है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 125 का सबसेक्शन 1, जो कि बताता है व्हेन अ कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कन्विक्ट्स अ पर्सन, जब सत्र न्यायाधीश और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक व्यक्ति को कन्विक्ट करते हैं, मतलब उसको जेल की सजा सेंटेंस नहीं सुनाते हैं, बस कन्विक्ट करते हैं, बस दोषी ठहरा देते हैं। अब देखिए, ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2, और जो भी अपराध सेक्शन 125 के सबसेक्शन 2 में दे रखे हैं ना, उन अपराधों में कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को कन्विक्ट करते हैं। अब देखिए, और ऑफ अबैटिंग एनी सच ऑफेंस, या फिर अबैटमेंट के लिए उस व्यक्ति को कि उसने वो अबैटर था और उसने बहुत सारे अपराध जो कि सेक्शन 125 के सबसेक्शन 2 में लिखे हुए हैं वो वाले अबैट किए। अब तो देखिए, एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन फॉर कीपिंग द पीस। और अब कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की राय है कि ये बहुत ही जरूरी हो गया है कि उस व्यक्ति से जिसको कन्विक्ट किया गया है उससे सिक्योरिटी ले ली जाए। और किस चीज़ के लिए, फॉर कीपिंग द पीस, कि तुम अब शांति बनाए रखोगे। ठीक है, द कोर्ट ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, पर हम मान के चलते कर सकता है। क्या, एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस, जिस समय कोर्ट उस कन्विक्टेड व्यक्ति को, मैंने बोला था ना कि सेंटेंस पास करेगा, भाई कन्विक्टेड कर दिया आज, अब 2-4 दिन बाद की सेंटेंस की डेट लगाता है, उस दिन उसको कितनी जेल की सजा कटवानी है, कितना जुर्माना लगाना है, वो क्वांटम ऑफ सेंटेंस वाली डेट पे होता है। अब देखिए, एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस ऑन सच पर्सन, जिस समय कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उस व्यक्ति पर सेंटेंस पास कर रहे हैं, तो क्या करेंगे वो दोनों, ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड, तो ऑर्डर कर देंगे उसको कि तुम एक मुचलका भरो, और मुचलके में जो हम राशि बता रहे हैं वो भरो, या फिर एक बेल बॉन्ड भरो, एक जमानती मुचलका भरो, और उसमें जो हम सिक्योरिटी तुमको बोलेंगे वो भरो। ठीक है, अब देखिए, फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड, और कितने समय तक कि तुम इस बॉन्ड में और बेल बॉन्ड में आओगे, और तुम इस बॉन्ड और बेल बॉन्ड में आने का तुम्हारा क्या मकसद होना चाहिए कि तुम समुदाय में, सोसाइटी में शांति बनाए रखोगे। ठीक है, कोई हा हुल्लड़, कोई हुड़दंगबाजी नहीं करोगे। अब देखिए, नॉट एक्सीडिंग 3 years एज इट थिंग्स फिट, और ये जो बॉन्ड और ये बेल बॉन्ड जो भरा जाएगा ये ओनली 3 साल तक ही एक्टिवनेस में रहेगा, 3 साल के बाद ये अपने आप ही खराब हो जाएगा। तो इसमें हम अंडरलाइन कर लेते हैं या गोला ही लगा लेते हैं, जो वर्ड है, जो हमारा जो शब्द है ये 3 years पर। ठीक है, क्योंकि यही सीधा सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है। और जो ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन था और कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास था, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, और सेंटेंस को अंडरलाइन कर लीजिए, और आप अबैटिंग को अंडरलाइन कर लीजिए, और सबसेक्शन 2 को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, और कोई अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हुआ सेक्शन 125 का सबसेक्शन 1, जो कि बताता है जो मैंने अभी बताया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 125 का सबसेक्शन 2, जो कि कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, कौन से अपराधों में एक व्यक्ति को सजा दे रहा था, तभी वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरेगा
कि तुम शांति बनाए रख रहे हो। और बॉन्ड और बेल बॉन्ड में फर्क बस इतना चाहिए है कि बॉन्ड में बस उससे थोड़ी राशि भरवा ली जाती है और बेल बॉन्ड में उससे सिक्योरिटी और श्योरिटी भी ले ली जाती है। ठीक है, कि भाई पैसा पूसा को तो गोली मारो, तुम कोई व्यक्ति लेके आओ जो तुम्हारी सपोर्ट करेगा कि तुम हाँ उलट नहीं करोगे, तो ये भी हो सकता है। आप देखिए, और कोर्ट ऑफ सेशन की और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की सोल डिस्क्रिशन के ऊपर ये मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे मे वर्ड लिखा हुआ है। मे का वर्ड है कि इन दोनों की, कोर्ट ऑफ सेशन की और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की डिस्क्रिशन है, वो कन्विक्ट कर देंगे व्यक्ति को, और वो भाई जब सेंटेंस सुना रहे होंगे तब उसको बॉन्ड और बेल बॉन्ड भरने के लिए नहीं बोलेंगे। तो उनकी पूरी सोल डिस्क्रिशन है, पूरा सिक्का चलेगा कोर्ट ऑफ सेशन का और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। वो एक कन्विक्टेड व्यक्ति जिसको कि सबसेक्शन 2 में जो अपराध दे रखे उसके तहत कन्विक्ट किया गया है, या वो उसने उन अपराधों को अबैट किया था तो उसको कन्विक्ट कर दिया, उसको सेंटेंस दे रहे तो साथ साथ सेंटेंस करते वक्त उसको बॉन्ड में या बेल बॉन्ड में भरने का बोल सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 125 का सबसेक्शन 2 जो कि बताता है कि कौन कौन से वो अपराध है जिसमें एक अपराधी को अगर कन्विक्ट किया जाता है और उसको सेंटेंस दी जाती है तो उसको बॉन्ड भरना पड़ेगा। अब देखिए, द ऑफेंसेस रेफर टू इन सबसेक्शन 1 आर, जो अपराध सबसेक्शन 1 में रेफर संदर्भ किए गए थे वो ये वाले हैं। ए, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 11 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। अब कोई भी अपराध जो कि पनिशेबल है, जो कि चैप्टर 11 है हमारा भारतीय न्याय संहिता का, तो वो वाले उसके लिए अगर अपराधी ने वो वाले अपराध किए और उसको कन्विक्शन और सेंटेंस सुना दी गई तो बॉन्ड भरेगा वो। देखिए, अदर देन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 193, सेक्शन 196 और 197 देयर ऑफ। ठीक है, अदर देन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 193, 196, 197 देयर ऑफ। तो जो चैप्टर 11 भारतीय न्याय संहिता का है उनमें अगर एक अपराधी ने वो सारे के सारे अपराध, मतलब रिस्पेक्टिवली एक अपराधी ने अलग अलग अपराध किए चैप्टर 11 वाले, ठीक है, बहुत सारे अपराधी तो सबने अलग अलग किए, पर सेक्शन 193, सेक्शन 196, सेक्शन 197 के अपराध किए ना चैप्टर 11 के अंतर्गत, तब उसको बॉन्ड नहीं भरना। और जो अन्य अपराध है चैप्टर 11 के भारतीय न्याय संहिता के, वो वाले उनके लिए बॉन्ड भरना है। ठीक है, तो हम चैप्टर 11 एक बार भारतीय न्याय संहिता की बुक में खोलकर देख लेते हैं कि कौन से वाला चैप्टर है हमारा, ताकि हमें आसानी हो जाएगी, हम साइड में लिख भी लेंगे। ठीक है, हम साइड में लिख भी लेंगे। तो मैंने भारतीय न्याय संहिता खोल लिया, एक सेकंड रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांक्विलिटी। अब अपराध है पब्लिक ट्रांक्विलिटी से संदर्भित, तो एक अपराधी ने वो वाले किए हैं, तो हम क्लोज जो सेक्शन 125 सेक्शन 2 का क्लोज ए है उसके साइड में लिख लेंगे। कौन से लिख लेंगे? ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, ये लिख लेंगे। ठीक है, और ये इसमें है सेक्शन 189 टू सेक्शन 197। ठीक है, सेक्शन 197, और हमारे एक्सप्रेसली खुलकर बता दिया है हमारे सेक्शन 125 सब सेक्शन 2 के क्लोज ए ने कि जो अपराध है 193, 196, 197 उसमें बेल बॉन्ड नहीं भरवा जाएगा। अब जो अन्य बचे इनके अलावा 189 से लेके 197 तक, इन तीनों को छोड़ के वो उसमें भरवा लिया जाएगा बॉन्ड या बेल बॉन्ड, एक कन्विक्टेड से और एक सेंटेंस वाले जिसको सजा सुना दी गई जेल की उस व्यक्ति से। ठीक है, हम पढ़ेंगे सेक्शन 125 का सबसेक्शन 2 का क्लोज बी, जो कि बताता है एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट ऑफ। अब कोई अपराध जिसमें क्या है शामिल है, और इंक्लूड्स, या फिर उसमें क्या शामिल है जिसमें कि कंसिस्ट है या इंक्लूड है असोल्ट उसमें कंसिस्ट है, मतलब उसमें हमला दिखाई होता बन रहा है या उसमें शामिल है असोल्ट, और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग मिसचीफ, या फिर क्रिमिनल फोर्स आपराधिक जोर उसमें शामिल है, या फिर कमिटिंग मिसचीफ उसमें शामिल है। तो अब उसको क्या होगा, सीधा बॉन्ड भरना पड़ेगा कि एक व्यक्ति को कन्विक्शन हुई है एक अपराध में, उसने किया था कि एक व्यक्ति को असोल्ट किया था, तो उसको उसमें सेंटेंस सुनाई जाएगी तो वो बॉन्ड भरेगा या बेल बॉन्ड भरेगा। ठीक है, और फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, शांति बनाए रखेगा समुदाय के इसके लिए। एक व्यक्ति को सजा हुई थी जिसमें उसने कौन सा अपराध किया हुआ था, क्रिमिनल फोर्स उसने यूज किया हुआ था, तो उसको क्या किया जाएगा सीधा, और वो सीधा क्या करेगा, वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरेगा कि मैं शांति बनाए रखूंगा समुदाय में। एक व्यक्ति ने मिसचीफ कमिट किया था, अब उस व्यक्ति को सजा दी जाती है एक केस में, तो वो व्यक्ति बॉन्ड भरेगा
या फिर बेल बॉन्ड भरेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लोज बी। क्लोज सी, एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब कोई भी अपराध जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब आपराधिक, जिसमें बता रखा है धमकी दी हुई है, तो उसमें अगर एक व्यक्ति ने अपराध किया हुआ है, सजा मिलती है, उसको कन्विक्शन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरेगा कि मैं समुदाय में जज साहब शांति बनाए रखूंगा, ये मेरा बॉन्ड आप एक्सेप्ट करिए। अब डी, एनी अदर ऑफेंस विच कोज और वाज इंटेंडेड और नोन टू बी लाइकली टू कोज अ ब्रीच ऑफ द पीस। अब कोई और अन्य अपराध एक अपराधी ने किया था और उस अपराध में उसको सजा सुना दी जाती है, और वो अपराध कौन से वाला था, जिसने की नतीजा कोज किया था उसके अपराध ने, या फिर इंटेंशन थी उसकी कि मैं एक ऐसा अपराध करूंगा जिससे नतीजा क्या कोज होगा, या फिर इसको नॉलेज थी कि मैं जो अपराध करने वाला हूं उससे क्या नतीजा कोज होगा, समाज में शांति भंग होगी, ब्रीच ऑफ द पीस होगा। तो अब उसमें उसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, और जब उसको कन्विक्शन और सेंटेंस सुनाई जाएगी। ठीक है, तो हमारी सेक्शन 125 की पॉलिसी मेन क्या है कि भाई एक व्यक्ति को कन्विक्शन दोषी ठहरा दिया जाता है और उसको सेंटेंस भी सुना दी जाती है। अब तो भाई वो जेल में ही रहेगा सेंटेंस सुनाने के बाद, तो उसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड क्यों भरा जा रहा है? तो ये इस केस में है कि भाई अगर वो अपील वगैरह करता है तो उसको बेल मिल जाती है। तो इसमें जिस कोर्ट ने उसको सेंटेंस की है या फिर कन्विक्शन किया है, तो वो कोर्ट उसके ऊपर एक बाइंडिंग इफेक्ट ला सकता है, कंडीशन इंपोज कर सकता है कि अब तुम ये करोगे ना, शांति भंग करोगे, तो एक अलग ही एफआईआर बन जाएगी, अलग ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ। ठीक है, या फिर जो प्रोबेशन होती है, जैसे हमारे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर एक अपराधी को छोड़ देते हैं कि तुम अभी तो चले जाओ, 3 साल बाद हम तुमको बुला लेंगे और तुम्हें फिर जेल की सजा काटनी पड़ेगी। तो 3 साल के पीरियड में वो कोई और शांति भंग करने का अपराध ना कर दे, तो इस केस में उससे बॉन्ड भरवा लिया जाता है या बेल बॉन्ड भरवा लिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 125 का सब सेक्शन 3, जो कि बताता है इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज। अगर की जो कन्विक्शन है, जो कोर्ट ऑफ सेशन ने या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने करी थी एक व्यक्ति के ऊपर, उसको दोषी ठहराया गया था, उस कन्विक्शन को सेट असाइड कर देता है कौन? एपेलेट कोर्ट, एपेलेट क्रिमिनल कोर्ट। और अदरवाइज, या फिर अदरवाइज का मतलब है, अदरवाइज का क्या मतलब है भाई? रिव्यू तो देखो क्रिमिनल जजमेंट की हो नहीं सकती। ठीक है, रिवीजन में उसको वो हो जाता है, तो इस अदरवाइज का मतलब है रिवीजन में जजमेंट्स की मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन हो जाती है, फेरबदल हो जाता है, तो वो भी हो सकता है। अब देखिए, द बॉन्ड और बेल बॉन्ड सो एग्जीक्यूटेड शैल बी कंपोज्ड। अब जो भाई जिस कन्विक्शन के विरुद्ध एक अपराधी ने बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरे थे, तो अब उसने अपील भी डलवा दिया। अब उस अपील में, ठीक है, कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया जाता है, मतलब साइड में लगा दिया जाता है अपेलेट कोर्ट के द्वारा, या अदरवाइज मतलब रिवीजन में उस कन्विक्शन को साइड में लगा दिया जाता है, मतलब वो कोई मान्य नहीं है। तो अब वो जो बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरे थे ना उस व्यक्ति ने फॉर कीपिंग द पीस इन द सोसाइटी, अब वो वॉइड हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 125 का सबसेक्शन 4, जो कि बताता है एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय एन एपेलेट कोर्ट। तो अब जो ऑर्डर है इस सेक्शन के तहत, मतलब एक एपेलेट कोर्ट भी एक व्यक्ति को कन्विक्शन और सेंटेंस कर रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है, उसके पास भी पूरी की पूरी पावर है कि वो भी एक व्यक्ति को जिसको कन्विक्शन और सेंटेंस कर रहा है उसे बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवा सकता है। और बाय कोर्ट व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन, या फिर अदालत जो अपनी एक्सरसाइज, जो की ताकत है पावर ऑफ रिवीजन की एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो अदालत और एपेलेट कोर्ट, वो रिविजनल कोर्ट और एपेलेट क्रिमिनल कोर्ट, वो भी एक अपराधी से जिसको कन्विक्शन और सेंटेंस कर रहे हैं उसको वो बॉन्ड में आने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसेक्शन 4 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था सबसेक्शन 1 के बाद। तो हम इसमें एपेलेट कोर्ट को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और रिवीजन को मार्क कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि क्रिमिनल मैटर की ओनली रिवीजन हो सकती है, उसकी रिव्यू नहीं हो सकता, जैसे हमारी सिविल केसेस की हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 125 जो कि मैंने आपको पढ़ाया बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 126 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि बताता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। अब अन्य मुकदमों में क्या सिक्योरिटी ली जाएगी कि आप शांति बनाए रखेंगे, जो सबसेक्शन 2 125 में जो मेंशन मुकदमे नहीं थे, अपराध नहीं थे, भारतीय नहीं चाहिए रखे, कोई और अन्य अपराध है, तो उनमें क्या बोला जाएगा। अब देखिए सेक्शन 126 का सबसेक्शन 1, व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, जब एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को जानकारी मिलती है। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होता है? कार्यपालिका का सदस्य होता है, एग्जीक्यूटिव्स का वो सदस्य होता है, मतलब वो जिला अधिकारी का जूनियर होता है। आप देखिए, व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन that any person is likely to commit a breach of the peace, जब एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को
जानकारी मिलती है कि एक व्यक्ति शांति भंग करने का अपराध करने वाला है या शांति भंग करने वाला है और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, या फिर वो व्यक्ति पब्लिक ट्रांक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, और टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट, या फिर कोई और रॉन्गफुल एक्ट, एक गलत कार्य वो व्यक्ति करने वाला है, डैट में प्रोबेबली ओकेशन ऑफ ब्रीच ऑफ द पीस, और उस गलत एक्ट से क्या बन जाएगा, जरूर शांति भंग होने की ओकेशन बन जाएगी, एक मौका अवसर बन जाएगा, ठीक है। और देखिए, और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रांक्विलिटी एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, या फिर वो व्यक्ति डिस्टर्ब करता है पब्लिक ट्रांक्विलिटी को, ठीक है, जनता जनार्दन की शांति को, ठीक है, एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास राय है, उनकी राय बनती है कि मेरे पास संतोषजनक आधार है, मैं प्रोसीड कर जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊँ। अब आगे बढ़ के वो क्या करेंगे, ही में, तो अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब की भी डिस्क्रिशन है, ही में, तो अब वो क्या करेंगे, इन द मैनर हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, जो अब तरीका नीचे दिए प्रावधान में या सेक्शन 126 के नीचे दिए प्रावधान में दे रखा है, उसके तहत क्या करेंगे, रिक्वायर सच पर्सन टू शो कोज व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को रिक्वायर करेंगे, उस व्यक्ति के पास नोटिस भेजेंगे, शो कोज नोटिस SCN भेजेंगे, और उस व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई हाँ बताओ, क्यों तुम्हारे खिलाफ एक ऑर्डर ना किया जाए कि तुम्हें बॉन्ड या बेल बॉन्ड में मतलब तुमसे ना भरवाया जाए। अब देखिए, फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड, और कि तुम शांति बनाए रखोगे, और कितने समय तक के लिए, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, और 1 साल से ज्यादा का ये वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड नहीं भर पाएगा, ठीक है, एज द मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, और 1 दिन से लेके 1 साल तक का जितना भी मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उचित लगता है वो भरवा सकती है, ठीक है। तो हम इसमें सेक्शन 126 के सबसेक्शन 1 में मार्क कर लेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, और क्या मार्क कर लेंगे इसमें, जो 1 ईयर है ना वो मार्क कर लेंगे, ठीक है, और हम साइड में भी लिख लेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, और यहाँ हम साइड में लिख लेंगे कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हमने लिख लिया है, 125 में हम 126 के साइड में EM भी लिख लेंगे और उसको अंडरलाइन भी कर लेंगे, ठीक है। और वो क्या डिस्टर्ब करने वाला है, इज लाइकली टू कमिट, अभी उसने किया नहीं है कमिट, उस अपराधी ने, इज लाइकली टू कमिट, वो करने वाला है, तो इज लाइकली टू कमिट को भी हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। और क्या करने वाला है, इज लाइकली टू कमिट द ब्रीच ऑफ द पीस, तो शांति भंग करने वाला है, इज लाइकली टू कमिट डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, वो पब्लिक ट्रांक्विलिटी को डिस्टर्ब करने वाला है, इज लाइकली टू कमिट एनी रॉन्गफुल एक्ट, वो कोई रॉन्गफुल एक्ट करने वाला है, डैट में प्रोबेबली ओकेशन ऑफ ब्रीच, जो कि प्रोबेबली अवसर बना देगा, एक मौका बना देगा कि शांति भंग हो जाए, और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, या फिर वो उसने डिस्टर्ब कर दिए पब्लिक ट्रांक्विलिटी, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब उसको ऑर्डर कर देंगे कि तुम अब बॉन्ड मतलब एक मुचलका भरो, जो राशि मैं बता रहा हूँ वो भरो, कि तुम अब शांति भंग करोगे तो तुमसे ये राशि वसूल कर ली जाएगी मेरे द्वारा, या फिर उससे बेल बॉन्ड भरवाने के लिए भी बोला जा सकता है कि जमानती मुचलका भरो, कि अगर तुम कल को जाके 1 साल के पीरियड के अंदर कोई कांड कर देते हो, ये वाला पब्लिक ट्रांक्विलिटी को, जनता जनार्दन की शांति को भंग कर देते हो, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी जो श्योरिटी और सिक्योरिटी तुम बेल बॉन्ड में भरोगे वो जवाबदेही होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 126 का सबसेक्शन 1, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 126 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन में बी टेकन बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो जो प्रोसीडिंग्स है, जो प्रक्रियाएं हैं सेक्शन 126 के तहत, वो टेकन बिफोर, वो चालू की जा सकती है किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, और किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष, क्योंकि भारतवर्ष में तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं। अब जानकारी चाहे किसी को भी दे दो, आप देखिए, व्हेन इज द प्लेस वेयर द ब्रीच ऑफ द पीस, या जो जगह है जहाँ ब्रीच ऑफ द पीस होने वाला है, और डिस्टर्बेंस इज एप्रीहेंडेड, या फिर डिस्टर्बेंस एप्रीहेंडेड मतलब शक है कि डिस्टर्बेंस या पब्लिक पीस मतलब शांति भंग होने वाली है, इज विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, तो उसकी लोकल जुरिडिक्शन में वो एरिया पड़ता है, और देयर इज विद इन सच जुरिडिक्शन अ पर्सन हु इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ द पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, या एक व्यक्ति जो शांति भंग करने वाला है, ब्रीच ऑफ द पीस करने वाला है या डिस्टर्ब करने वाला है पब्लिक ट्रांक्विलिटी को, वो रहता है, और टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट एज ऑफरसेट बियॉन्ड सच जुरिडिक्शन, या कोई एक रॉन्गफुल एक्ट होने वाला है एक व्यक्ति द्वारा जो उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन के भीतर वो व्यक्ति रहता है, तो अब कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा देगा, इनिशिएट करवा देगा, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 126 का सबसेक्शन 2 ओनली जुरिडिक्शन की बात करता है, ओनली जुरिडिक्शन की बात करता है, ठीक है, कि कोई भी मजिस्ट्रेट, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब भाई आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गुड़गांव जैसे शहर में कम से कम
20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स है, तो अब मान के चलिए एक व्यक्ति है जो कि फरूखनगर के एरिया में शांति भंग करने की तैयारी कर रहा है, वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। ये तो पब्लिक पीस को मतलब ब्रीच ऑफ द पब्लिक पीस, शांति को भंग करने की समुदाय में तैयारी कर रहा है, या फिर वो डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, मतलब एप्रीहेंडेड है कि वो पब्लिक ट्रांक्विलिटी को डिस्टर्ब करने वाला है वो व्यक्ति फरूखनगर एरिया में जो रहता है। अब एक व्यक्ति जो कि गुड़गांव एरिया में रहता है और वो फरूखनगर एरिया के उसी गांव का जिसमें वो व्यक्ति भी रहता है, और क्या वो गुड़गांव शहर में, जो प्रॉपर गुड़गांव शहर में जो व्यक्ति रहता है, वो क्या गुड़गांव के मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बता सकता है कि सर आप मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, कि फरूखनगर में एक व्यक्ति है, वो एक शांति भंग करने वाला कोई कार्य करने वाला है, एक रॉन्गफुल एक्ट करने वाला है, या फिर डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रांक्विलिटी करने वाला, तो आप कृपया संज्ञान लेके उसको बुलाइए, आप उसको शो कॉज नोटिस सेंड करिए, SCN सेंड करिए और उसको बताइए, उसको बुलाइए और पूछिए कि क्यों तेरे से बॉन्ड या बेल बॉन्ड ना भरवाया जाए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। अब फरूखनगर एरिया में ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठते हैं, कार्यपालिका के हिस्सा बैठते हैं तहसील में, लेकिन एक व्यक्ति ने गुड़गांव के मजिस्ट्रेट के सामने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो भी प्रक्रिया चला सकते हैं, ठीक है, यही कह रहा है। क्या फरूखनगर के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, ऑब्वियसली उनकी जुरिडिक्शन में तो वह व्यक्ति जो ब्रीच ऑफ द पब्लिक पीस करने वाला वो रहता ही है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 126 का सबसेक्शन 2 जो कि मैंने आपके लिए पढ़ा, इसमें सेक्शन 126 के सबसेक्शन 1 की साइड में आप लिख भी सकते हैं शो कॉज जो लिखा हो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और SCN आप लिख लीजिए कि इसका मतलब होता है शो कॉज नोटिस, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहले शो कॉज नोटिस भेजेंगे, तभी उस व्यक्ति को बॉन्ड भरने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, तभी उस व्यक्ति से बॉन्ड में आने के लिए बोला जाएगा, बेल बॉन्ड में भरवाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं? बिना नोटिस भेजे हुए नहीं बोल सकते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 127 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले मैं पानी की सिप पी लेता हूँ। चलिए जी, अब सेक्शन 127 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हम पढ़ते हैं, जो कि बताता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन्स डिसीमेंटिंग सर्टेन मैटर्स। अब सिक्योरिटी ले ली जाएगी उन व्यक्तियों से जो कि कोई मैटर है, कोई मुद्दा है, उसके बारे में डिसीमेंटिंग करें, मतलब एक मुद्दे को फैला रहे हैं, और उन व्यक्तियों से सिक्योरिटी ले ली जाएगी कि तुम अपना अच्छा व्यवहार रखना, अब इस मुद्दे को मत फैलाना। अब देखिए सेक्शन 127 का सबसेक्शन 1 हम पढ़ते हैं, देखिए, व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, जब एक EM साहब जानकारी रिसीव करते हैं, क्या, डेट देयर इज विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन एनी पर्सन हु, तो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लोकल क्षेत्रफल में एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, हु विद इन और विदाउट सच जुरिडिक्शन, उस जुरिडिक्शन में वो व्यक्ति रहते हुए कुछ कर रहा है, या फिर उस जुरिडिक्शन में वो व्यक्ति आता है और कुछ करता है, तो क्या करता है, सब एड 1, इधर ओरली और इन राइटिंग, या फिर ओरली मौखिक रूप से, या फिर लिखित रूप से, और इन एनी अदर मैनर, या फिर किसी और अन्य तरीके से इंटेंशनली डिसिमिनेट्स, मानसिकता पूर्वक इरादा रखते हुए डिसीमेंटेट करता है, डिसीमिनेट्स करता है, मतलब फैलाता है, क्या फैलाता है, और अटेम्प्ट्स टू डिसीमिनेट, या फिर प्रयास करता है डिसीमिनेट करने का, फैलाने का, क्या, और अबेट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिसीमिनेशन ऑफ, या फिर भड़कावा करता है, इंस्टिगेशन करता है कि एक मुद्दे की डिसीमिनेशन हो जाए, मतलब फैलाया जाए। वो क्या है वो मुद्दा? एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 152, 196, 197, 299 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। कोई भी मुद्दा जिसका फैलावा, जिस मुद्दे के बारे में फैलाना, खबर झूठी फैलाना, या फिर उस मुद्दे को अगर वो सच्ची भी है तो फैलाना, डिसीमिनेट करना, और वो मुद्दा सीधा पनिशेबल है कौन से सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 152, सेक्शन 196, सेक्शन 197 और सेक्शन 299 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता। तो उस व्यक्ति से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब बॉन्ड भरवा लेंगे। पर वो अब आगे पढ़ेंगे, बी, एनी मैटर कंसर्निंग अ जज, तो कोई भी एक व्यक्ति जो कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में रहता है या फिर जुरिडिक्शन में नहीं रहता है, आकर जुरिडिक्शन में उसकी क्या करता है, एक जज के बारे में कोई जानकारी फैलाता है, एक्टिंग, और वो जज क्या है, एक्टिंग और परपेटिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। तो जज एक्ट कर रहे हैं, कार्यरत है, और या वो कार्रवाई कर रहे हैं और अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज, अपने ऑफिशियल दायित्व को वो डिस्चार्ज कर रहे हैं वो जज साहब। अब देखिए,
विच अमाउंट टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिफेमेशन। अब वो व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में है वो एक मुद्दा फैलाता है जज साहब के बारे में, जो कि जज साहब अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज में डिस्चार्ज कर रहे हैं कोई कार्य, अब उनके बारे में एक ऐसा मुद्दा फैलाता है वो व्यक्ति जो कि अपराध बन रहा है सीधा सीधा क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, आपराधिक धमकी का, और डिफेमेशन या फिर बदनामी का, अंडर द भारतीय न्याय संहिता। और किसके तहत? भारतीय न्याय संहिता के तहत। तो उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवा लिया जाएगा ईएम साहब द्वारा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब द्वारा। अब देखिए सेक्शन 127 के सबसेक्शन 1 का क्लोज 2 मेक्स, प्रोड्यूस, पब्लिशेस और कीप्स फॉर सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, कन्वेज, सेल्स, lets to hire, distributes publicly, exhibits or in any other manner puts into circulation any obscene matter such as is referred in section 294 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। अब एक व्यक्ति है वो खुद बनाता है, खुद प्रोड्यूस करता है, खुद पब्लिश, खुद छापता है, या फिर ये सब करते हुए ये सब नहीं करता है, या फिर वो क्या करता है? सेल करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, कन्वे करता है, सेल्स करता है, किराए पर देता है, बेचता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, पब्लिकली एग्जिबिट्स मतलब जनता जनार्दन के बीच में एग्जिबिट करता है, मतलब दिखाता है, पेशकश करता है, किसी भी तरीके से सर्कुलेशन में लाने की कोशिश करता है एक ऐसा मुद्दा जो कि ऑब्सीन एक्ट है, मतलब एक ऐसा मुद्दा जो कि ऑब्सीन मैटर है, जो कि भद्दा मैटर है, मतलब जो कि जनता जनार्दन के बीच में नहीं दिखाना चाहिए था, और वो मैटर, वो मुद्दा सीधा सीधा अगर दिखाया गया तो पनिशेबल है सेक्शन 294 होती भारतीय न्याय संहिता द्वारा। तो अब क्या होगा देखिए, एंड द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। अब जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उनकी राय भी है कि भाई सफिशिएंट ग्राउंड्स है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, और आगे बढ़ के क्या करूँ। द मैजिस्ट्रेट में इन द मैनर हेवन आफ्टर प्रोवाइडेड, तो जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो मैनर, जो तरीका जो हमने जो यहाँ बताया गया है सेक्शन 127 के जो आगे वाले प्रावधानों में, रिक्वायर सच पर्सन टू शो कोज व्हाई शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसको शो कोज नोटिस भेजेंगे उस व्यक्ति को जो कि एक मुद्दा फैलाता है, जो कि सीधा सीधा अपराध बन रहा है 152, 196, 197, 299 वाला, या फिर एक व्यक्ति कोई ऑब्सीन ऑब्जेक्ट फैलाता है जो कि सीधा सीधा अपराध बन रहा है 294 भारतीय न्याय संहिता का। तो उस व्यक्ति को ईएम साहब, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब शो कोज नोटिस भेजेंगे, उसको पूछेंगे कि भाई बताओ कि तुम्हें क्यों ऑर्डर ना किया जाए कि तुम एक बॉन्ड या फिर एक बेल बॉन्ड भर के दो। अब देखिए, फॉर इज गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, और कितने पीरियड तक के लिए बेल बॉन्ड भरवा सकते हैं ऐसे व्यक्ति से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब, और अच्छे व्यवहार रखने के लिए, गुड बिहेवियर रखने के लिए 1 साल तक के लिए, 1 दिन से लेके 1 साल तक के लिए भरवा सकते हैं, ठीक है। एज द मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, और जैसा भी मैजिस्ट्रेट को उचित लगे, मतलब 1 साल तो लिमिट है, तो 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने इतना ही भरवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 127 का सबसेक्शन 1। तो हम इसमें सबसेक्शन 1 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अंडरलाइन कर लेते हैं, और जो इसमें सीधा सीधा 1 ईयर का टाइम मेंशन है वो अंडरलाइन कर लेते हैं, और इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। और ये शो कोज को भी हम अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी शो कोज नोटिस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को भेजना पड़ेगा उस व्यक्ति के पास जो कि क्या कुछ भद्दी चीजें फैला रहा है, ठीक है, या फिर एक जज साहब के बारे में कुछ डिफेमेटरी मैटर या फिर कोई आपराधिक उनको धमकी के बारे में मुद्दे फैला रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 127 का सबसेक्शन 1 जो कि मैंने आपको पढ़ाया। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2 जो कि बताता है, तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 127 का सबसेक्शन 2 जो कि बताता है, नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट द एडिटर, प्रोप्राइटर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ एनी पब्लिकेशन रजिस्टर्ड अंडर द एंड एडिटेड, प्रिंटेड and publication in conformity with the rules laid down in the Press and Registration of Books Act 1867 with reference to any matter contained in such publication except by the order or under the authority of the state government or some officer empowered by the state government in this behalf। तो बताया जा रहा है कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रक्रिया नहीं इनिशिएट की जाएगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट द्वारा, और किन के खिलाफ नहीं की जाएगी। कोई भी एडिटर है, कोई भी प्रोप्राइटर है, या कोई प्रिंटर है, या पब्लिशर है ऑफ एनी पब्लिकेशन, मतलब जो भी पब्लिकेशन करते हैं, मतलब कोई एडिटर है, एडिटर तो भाई क्या छापेगा, न्यूज एडिशन छापेगा वो, ठीक है, खबर को छापेगा। प्रोप्राइटर है कोई उस एडिशन फर्म का, प्रिंटर है कोई भाई छापने वाला है, अखबार भाई अब प्रिंट होते हैं ना। पब्लिशर है कोई पब्लिशर है, तो उनके खिलाफ कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान नहीं लेंगे। बस कब ले लेंगे, विद रेफरेंस टू एनी मैटर कंटेन इन सच पब्लिकेशन,
और कोई भी जो मैटर उनकी पब्लिकेशन में संदर्भित है उनके खिलाफ एडिटर प्रोपराइटर प्रिंटर पब्लिशर के खिलाफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब कोई ऑर्डर नहीं निकालेंगे। और जिस पर कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में जो रूल्स लेट डाउन किए गए थे वो उन पर अप्लाई होते हैं, एडिटर पर, प्रिंटर पर, पब्लिशर पर और प्रोपराइटर पर। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब उनको नहीं बता सकते कि आप आके 1 साल का मुचलका भरिए और गुड बिहेवियर के रख लिए, पर कब बता सकते कि आप करिए, बाय द ऑर्डर और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर राज्य सरकार ने बोला है कि भाई इन प्रोपराइटर, इस एडिटर या फिर इस प्रिंटर या पब्लिशर के ऊपर आप कार्रवाई करिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, तो करेगा वो। और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी ले ली जाती है, मतलब राज्य सरकार से परमिशन लेता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, तब उनके ऊपर सेक्शन 127 की कार्रवाई की जा सकती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है। और सम ऑफिसर एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, या फिर राज्य सरकार ने कोई अधिकारी इस बिहाफ में एम्पावर्ड कर रखा है कि वो इनके ऊपर चेक रखेगा, इन प्रोपराइटर के ऊपर, इन एडिटर के ऊपर, इन प्रिंटर के ऊपर, इन पब्लिशर के ऊपर कि ये कोई ऐसा मैटर ना छाप रहे हो जो कि सीधा शांति भंग करने वाला हो या सीधा वो ऑब्स्टिनिटी का कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो वो अधिकारी भी परमिशन दे देगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि आप कार्रवाई करिए सेक्शन 127 ऑफ द BNSS के तहत, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेक्शन 127 का सब सेक्शन 2, जो कि हमारा 127। अब सेक्शन 127 यहाँ खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 128। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 128 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर हम सेक्शन 127 के सब सेक्शन 2 के आगे लिख लेंगे नो प्रोसीडिंग। तो ये क्या है, ये एडिटर को, प्रोपराइटर को, प्रिंटर को और पब्लिशर को सेव कर रहा है, सेव फ्रॉम सेक्शन 127, ठीक है। तो हम ये लिख लेंगे ताकि हमें आगे हम जब रैपिड रिवीजन करेंगे तो पता लग जाएगा तुरंत कि भाई ये अलाउड नहीं है। इनको डिफेंस मिला हुआ है कि कोई भी प्रोपराइटर, कोई भी प्रिंटर, कोई भी पब्लिशर, कोई भी एडिटर उनके न्यूज़पेपर में, बुक में, कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर कुछ भी छापता है, कोई भी एडिटर कुछ भी छापता है, तो सीधा उन पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सीधा उनसे सिक्योरिटी नहीं बनवाएंगे, पहले परमिशन लेंगे राज्य सरकार की। या राज्य सरकार ने बोला कि आप उस पर एडिटर पर, पब्लिशर पर या फिर प्रोपराइटर पर या फिर प्रिंटर पर कार्रवाई करें तो ही करी जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेक्शन 127 जो कि मैंने आपको पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 128 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि बताता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। अब सिक्योरिटी ले ली जाएगी कि तुम अपना अच्छा व्यवहार रखना, और कौन से व्यक्तियों से, जिन पर की संदेह है कि इन्होंने कोई अपराध किया हुआ है पर हमें अभी पता नहीं लग रहा है। तो अब देखिए सेक्शन 128 में उनका प्रावधान बताएगा। अब देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 128। व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, जब एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को एक जानकारी मिलती है that there is within his local jurisdiction a person taking precautions to conceal his presence, कि उनकी जुरिडिक्शन में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब की जुरिडिक्शन में एक व्यक्ति ऐसा बसा हुआ है आकर कि जो प्रिकॉशंस, मतलब पूर्ण तरीके से प्रिकॉशंस ले रहा है कि उस व्यक्ति को मतलब वो पकड़ा ना जाए, मतलब वो अपने आप को छुपा रहा है, कंसील कर रहा है, ठीक है। मोटी बात ये है इस प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इलाके में। अब देखिए एंड देयर इज रीजन टू बिलीव, और यकीन करने के कारण है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को क्या, that he is doing so with a view to committing a cognizable offense, और ये व्यक्ति precautions to conceal himself इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कोई अपराध करने वाला, और अपराध भी कौन से वाला, कोग्निजेबल अपराध, संज्ञेय अपराध, ठीक है। द मैजिस्ट्रेट में, तो अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में उनकी पावर है कि वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, पर हम मान के चलते वो कर देंगे। क्या कर देंगे, इन द मैनर हेरिन आफ्टर प्रोवाइडेड, जो अब तरीका यहाँ पर दे रखा है उसी के तहत क्या करेंगे, रिक्वायर सच पर्सन टू शो कोज व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर हिज गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब उसको वही शो कोज नोटिस भेजेंगे, और शो कोज नोटिस में उस व्यक्ति को जो प्रिकॉशन ले रहा है, अपने आप को कंसील कर रहा है, और रीजन टू बिलीव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को आ जाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एक संज्ञेय अपराध, कोग्निजेबल अपराध घटित करने वाला है। तो अब शो कोज नोटिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब उस व्यक्ति के पास भेजेंगे और उससे पूछा जाएगा कि भाई क्यों तुझे बॉन्ड या बेल बॉन्ड फर्निश करने के लिए ना बोला जाए, तो तू अपने रीजंस बता। अगर वो रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं बताता है तो अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब उसको बता देंगे कि बॉन्ड मुचलका भरो या फिर बेल बॉन्ड जमानती मुचलका भरो, और कितने समय तक का, 1 साल तक के लिए, 1 ईयर उसकी लिमिट रहेगी, ठीक है।
एज द मैजिस्ट्रेट थिंक फिट, और जैसा भी मैजिस्ट्रेट को उचित लगे 1 दिन से लेके 1 साल तक का कितना भी उसमें उसकी टाइम लिमिट हो सकती है उस बॉन्ड की। तो ये हो हमारा सेक्शन 128। तो हम इसमें अंडरलाइन कर लेंगे, वही हमारा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील इस प्रेजेंस को अंडरलाइन कर लेंगे, व्यू कॉग्निजेबल अपराध को हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। शो कोज को हम अंडरलाइन कर लेंगे और 1 ईयर को हम अंडरलाइन कर लेंगे। बस हमारा सेक्शन 128 हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का हमारा पूरा हुआ, जो कि आप कभी भी अब प्री इंटरव्यू मेंस में भूलोगे ही नहीं, आप तुरंत लिख दोगे। अब सेक्शन 129 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पढ़ने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। देखिए, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अब सिक्योरिटी ले ली जाएगी कि अच्छा व्यवहार रखना, और किन व्यक्तियों से, जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स है। और वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स मतलब वो अपराधी हैबिचुअल है, मतलब उनकी आदत है अपराध करना, उन अपराधियों से अब सिक्योरिटी ले ली जाएगी। वो सेक्शन 129 में रूल्स मिलेंगे। अब देखिए, अब मैं सेक्शन 129 की बॉडी पढ़ रहा हूँ। देखिए, व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, जब एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी रिसीव होती है, मतलब प्राप्त होती है, दैट देयर इज विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, की उनकी लोकल जुरिडिक्शन, उन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब की लोकल जुरिडिक्शन, उनकी मतलब जो लोकल क्षेत्रफल है उसमें अ पर्सन हूँ, एक व्यक्ति है जो क्या है, ए इज बाय हैबिट अ रोबर, कि वो व्यक्ति की आदत, उस व्यक्ति की आदत है कि वो रोबर है, मतलब वो डाका डालता है, हाउस ब्रेकर या फिर वो घर तोड़ता है, ठीक है, थीफ चोर है, और फोर्जर या फिर वो जाली कागजात उगजात रेडी करता है, मतलब वो फोर्जर है। तो अब देखिए, बी इज बाय हैबिट अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग द सेम टू हैव बीन स्टोलन, उनके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लोकल क्षेत्रफल में एक व्यक्ति है, जो कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आदत है कि वो रिसीव प्राप्त करता है चोरी वाली संपत्ति, और यह पता होते हुए भी कि वो चोरी की है। तो अब देखिए, सी हैबिचुअली प्रोटेक्ट्स, वो एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की क्षेत्रफल में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हैबिचुअली उसकी आदत है कि वो प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, किस चीज की, और हार्बर्स थीव्स, या फिर पनाह देता है किसको, चोरों को, और एड्स इन द कंसीलमेंट, और या फिर वो मदद करता है कि कंसील हो सके, छुपाई जा सके क्या, और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, या फिर मतलब ठिकाने लगाई जा सके कोई स्टोलन प्रॉपर्टी, या फिर वो मदद करता है स्टोलन प्रॉपर्टी को छुपाने में, कंसील करने में, या फिर डिस्पोज करने में, मतलब उस स्टोलन प्रॉपर्टी को एक ऐसी जगह डिस्पोज करने में ताकि वो मिल ही ना पाए किसी को। डी हैबिचुअली कमिट्स, एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लोकल क्षेत्रफल में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हैबिचुअली कमिट करता है, आदत है उसकी, वो क्या कमिट करता है, और अटेम्प्ट्स टू कमिट, ये प्रयास करता है कमिट करने का, घटित करने का, क्या, और अबेट्स द कमीशन ऑफ, या फिर वो अबेट करता है, भड़काता है कि ऐसा अपराध हो जाए। कौन से वाला अपराध, द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, की एक अपहरण हो जाए, अबडक्शन की अगवा हो जाए, एक्सटोर्शन की एक व्यक्ति को डरा धमकाकर कुछ वैल्यूबल मूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी ली जाए, चीटिंग धोखाधड़ी की जाए, और मिसचीफ किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। मिसचीफ यही होता है कि उसकी यूटिलिटी लेस हो जाए। और एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 10 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, या कोई और अन्य अपराध जो कि चैप्टर 10 भारतीय न्याय संहिता में अपराध है, वो एक अपराधी ये हम हैबिचुअली कमिट करता है, अटेम्प्ट करता है, अबेट करता है इनके लिए। और अंडर सेक्शन 178 और सेक्शन 179 और सेक्शन 180 और 181 ऑफ दिस दैट संहिता, और वो हैबिचुअली कमिट करता है अपराध कौन से वाले, या तो चैप्टर 10 वाले भारतीय न्याय संहिता के कोई से भी अपराध, या फिर सेक्शन 178 वाला, 179 वाला, 180 वाला और 180 वाला, 181 वाला भारतीय न्याय संहिता का। तो उस व्यक्ति को क्या कराया जाएगा, आगे पढ़ते हैं। ई हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट, तो हैबिचुअली वो व्यक्ति मतलब आदत है उसकी, वो कमिट करता है या फिर प्रयास करता है कमिट करने का, और अबेट्स द कमीशन ऑफ, या फिर अबेट करता है कमीशन किस चीज का, ऑफेंसेज इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ द पीस, जिस अपराध में शांति भंग करने का वो अपराध करता है, उसमें वो या तो हैबिचुअली कमिट करता है, या फिर वो प्रयास करता है कमिट करने का, मतलब समुदाय में शांति भंग करने का, या फिर अबेट करता है। तो अब देखिए, एफ हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट्स और अबेट्स द कमीशन ऑफ, या फिर उसकी आदत है कि वो कमिट करता है या प्रयास करता है कमिट करने का, या फिर वो अबेट करता है, भड़काता है कमीशन किस चीज का, सबहेड 1 ऑफ क्लोज एफ ऑफ सेक्शन 121, एनी ऑफेंस अंडर वन ऑफ द मोर, एनी ऑफेंस अंडर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, नेमली कोई भी अपराध जो नीचे एक्ट्स दिए गए या तो उनमें से एक एक्ट में या फिर एक से ज्यादा एक्ट में वो हैबिचुअली इनको करता है। क्या है वो, ए द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो पीनल लॉ है उसमें कोई अपराध कमिट करता है तो वो हैबिचुअल है। बी द फॉरेनर्स एक्ट 1946,
तो फॉरेनर एक्ट 1946 में वो एक अपराधी, उसकी आदत है कि वो कोई अपराध हैबिचुअली आदत है उसकी कमिट करता है या फिर प्रयास करता है कमिट करने का या फिर अबैड करता है इन अपराधों को कमिट करने का, जो कि अपराध है पीनल लॉ में फॉरेनर्स एक्ट 1946 में। तो उसको क्या करा जाएगा आगे बताऊंगा। सी द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, तो ये सीधा सीधा चीटिंग से रिलेटेड है ये एक्ट, इसमें वो हैबिचुअली अपराध करता है। डी द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, इसमें कोई एक्ट करता है अपराध करता है। ई द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 का कोई अपराध करता है। एफ द कस्टम्स एक्ट 1962, तो कस्टम्स एक्ट 1962 का उसके अंदर कोई अपराध करता है अपराधी हैबिचुअली। जी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, या फिर फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में कोई अपराध करता है अपराधी हैबिचुअल है। और वो देखिए अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 129 का क्लोज एफ का सब हेड 2, जो कि बताता है एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी अदर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग और प्रोफिटरिंग और ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स और ऑफ करप्शन। यह एक अपराधी हैबिचुअली कौन से अपराध कमिट करता है, मतलब कौन से एक्ट के अंतर्गत, जो कि प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग, कोई होर्डिंग की प्रिवेंशन के तहत कोई एक्ट बना हुआ उसके तहत, और प्रॉफिटरिंग या फिर प्रॉफिटरिंग के तहत कोई अपराध करता है, और ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड या फिर खाने उन्हें में मिलावट करता है, जो FSSAI का जो एक्ट है, FSSAI का जो एक्ट है उसके तहत कोई अपराध करता है, और ड्रग्स NDPS एक्ट से संदर्भित कोई अपराध करता है, मतलब गांजा गुंजा बेचता है और रेगुलरली बेचता है। आप देखिए, और ऑफ करप्शन या फिर PML एक्ट, मतलब जो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है PCM में, इसमें इसके तहत करता है। PML भी होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या किसके तहत करता है, या फिर करप्शन जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है PC एक्ट है उसके तहत करता है, तो वो हैबिचुअल करता है। अब देखिए क्या होगा, अब सेक्शन 129 का क्लोज जी के बाद बताया जाएगा इन व्यक्तियों को जो इन चीज़ों में हैबिचुअली अपराध करते हैं, जो मैंने अभी पढ़ा है उसको क्या देना पड़ेगा। अब देखिए, अब मैं सेक्शन 129 का क्लोज जी पढ़ रहा हूँ। is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazardous to the community। अब एक व्यक्ति ऐसा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को जानकारी रिसीव होती है कि वो व्यक्ति जो उनके लोकल क्षेत्रफल में वो कैसा है, is so desperate कि वो इतना नोटोरियस है एंड डेंजरस, नोटोरियस के होने के साथ साथ वो डेंजरस भी है, मतलब हानिकारक भी है, खतरा का निशान है। as to render his being at large without security, कि उस व्यक्ति का उस डेस्परेट और डेंजरस व्यक्ति का एट लार्ज, मतलब जनता जनार्दन में बाहर रहना, उसका जनता जनार्दन के बीच में उसका बाहर रहना, एट लार्ज रहना, विदाउट सिक्योरिटी, और उससे कोई सिक्योरिटी भी नहीं लेकर वो बाहर रहता है जनता जनार्दन के बीच में एट लार्ज, तो क्या रिजल्ट कोज कर सकता है, हजार्डियस टू द कम्युनिटी, वो समुदाय के प्रति हजार्डियस अफेक्ट कोज कर सकता है। तो अब उससे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब क्या ले लेंगे, बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवा लेंगे। अब देखिए, सच मजिस्ट्रेट में, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब इन हैबिचुअल ऑफेंडर से क्या करवा लेंगे, इन द मैनर हेरिन आफ्टर प्रोवाइडेड, जो अब तरीका यहाँ बता रखा है उसके तहत क्या करेंगे, रिक्वायर सच पर्सन टू शो गोज बाय शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बेल बॉन्ड। तो अब उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब बुलाएंगे और उसको शो गोज नोटिस भेजकर उसको भेजेंगे और बुलाएंगे और पूछेंगे कि तेरे से क्यों ना एक बेल बॉन्ड भरवाया जाए, मतलब एक जमानती मुचलका भरवाया जाए। यहाँ सिंपल बॉन्ड मिसिंग है, सिंपल बॉन्ड नहीं भरवाया जाएगा उस हैबिचुअल ऑफेंडर से, ओनली बेल बॉन्ड भरवाया जाएगा, ठीक है। और किस चीज के लिए, फॉर हिज गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, की तुम अपना अच्छा व्यवहार रखना, और कितने समय तक के लिए, 3 years तक के लिए, ठीक है। एज द मजिस्ट्रेट थिंक फिट, और जैसा भी मजिस्ट्रेट साहब को उचित लगे, तो 1 दिन से लेके 3 साल तक का बेल बॉन्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब उस हैबिचुअल ऑफेंडर से भरवा सकते हैं। और जो हैबिचुअल ऑफेंडर, जो मैंने अभी अपराध पढ़ाए थे, इन सारे अपराधों में वो हैबिचुअली डील, मतलब हैबिचुअल वो है इनमें, या फिर वो अन्य वाले अपराधों में जो मैंने अभी पढ़ाए थे। लेकिन वो अपराध जो सेक्शन 129 के इन क्लोज ए से लेके क्लोज जी में मेंशन है, उन्हीं का वो हैबिचुअल ऑफेंडर होना चाहिए, और किसी अपराध का नहीं, ठीक है। तो हम इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को अंडरलाइन कर लेंगे और लोकल जुडिक्शन को अंडरलाइन कर लेंगे, और जो ये ए से लेके क्लोज जी तक जो अपराध है ना, ये हल्का सा एक बार नजर मार लेना, ये आ सकते हैं। और हम 3 years को अंडरलाइन कर लेंगे, और हम बेल बॉन्ड को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। बेल बॉन्ड को गोला लगा लेंगे और यहाँ लिख लेंगे ओनली बेल बॉन्ड, ठीक है, टू बी एग्जीक्यूटेड, ये लिख लेंगे हम साइड में, टू बी एग्जीक्यूटेड बाय हैबिचुअल ऑफेंडर, ठीक है, बाय हैबिचुअल ऑफेंडर, ठीक है, नोट सिंपल बॉन्ड, ठीक है, यह लिख लेंगे ताकि हमें आगे याद रहे, ठीक है, ताकि हमें आगे याद रहे।
अब हमने पढ़ लिया सेक्शन 129 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूर्ण तरीके से अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 130 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि बोलता है ऑर्डर टू बी मेड। अब कैसे ऑर्डर मेड होंगे वो बता रखा है 130 में। देखिए बॉडी व्हेन अ मैजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर सेक्शन 126, 127, 128, 129, जब एक मैजिस्ट्रेट साहब एक्ट कर रहे हैं सेक्शन 126 BNSS में, सेक्शन 127 के तहत, सेक्शन 128 के तहत और सेक्शन 129 के तहत BNSS के तहत। अब देखिए डीम्स इट नेसेसरी टू रिक्वायर एनी पर्सन टू शो कॉज अंडर सच सेक्शन, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब जरूरी समझते हैं कि एक व्यक्ति को बुलाया जाना चाहिए और उस व्यक्ति को शो कॉज नोटिस भेजकर बुलाया जाना चाहिए। और क्यों बुलाया जाना चाहिए? अंडर सच सेक्शन उन सेक्शनों के तहत 126, 127, 128, 129 के तहत। क्या? ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब जो भी उन सेक्शन में जो भी रिस्पेक्टेबल मैजिस्ट्रेट्स मेंशन कर रखे हैं, मतलब ओनली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मेंशन कर रखे हैं 126 से लेके 129 में, ठीक है। हमारे पास 125 में कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मेंशन कर रखे थे। तो ये कह रहा है अब ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब सेक्शन 126 में, 127 में, 128 में, 129 में अगर एक व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं, शो कॉज नोटिस देना चाहते हैं, तो वो एक लिखित में ऑर्डर भेजेंगे। और क्या उसमें लिखेंगे? सेटिंग फॉर द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, तो उस नोटिस में, शो कॉज नोटिस में जो सब्सटेंस, जो जानकारी उन्हें रिसीव हुई है वो भी लिखकर भेजेंगे शो कॉज नोटिस में। द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, अब क्या राशि का मैं बॉन्ड, अगर तुम रीजंस नहीं दे पाए कि तुमसे क्यों ना भरवाया जाए, तो अगर क्या बॉन्ड में भरवाऊंगा वो बॉन्ड भी लिख कर भेजेंगे उस नोटिस में, ठीक है। उस ऑर्डर में एक ऑर्डर निकाल देंगे भाई। एक पहले तो एक व्यक्ति को शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा, तो शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा तो वो व्यक्ति आएगा। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब उससे पूछेंगे कि भाई हाँ बताओ क्यों तुमसे गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड या बेल बॉन्ड ना भरवाया जाए। अब वो व्यक्ति अगर बता देता है तो भाई उससे नहीं भरवाया जाएगा, वो रीजंस बता देता है। अगर नहीं बता पाता है तो एक मैजिस्ट्रेट साहब, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब एक ऑर्डर लिख देंगे, और ऑर्डर में क्या लिखेंगे? वो जानकारी जो उसको प्राप्त हुई थी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को, जिसके तहत उसने अपराधी के पास शो कॉज नोटिस भेजा था, ठीक है। और देखिए क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड। अब क्या उस ऑर्डर में क्या लिखा जाएगा? क्या लिखित ऑर्डर करेंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब कि क्या राशि एक बॉन्ड में वह व्यक्ति जिसको शो कॉज नोटिस भेजा गया था वो वहां मेरे को राशि देगा, मतलब उस बॉन्ड में मेंशन करेगा। द टर्म फॉर विच इट इज टू बी इन फोर्स, अब समय भी लिखा जाएगा उस ऑर्डर में कि कितने समय तक के लिए ये अपराधी जो बॉन्ड भर रहा है, ये व्यक्ति जो बॉन्ड भर रहा है फॉर कीपिंग द पीस इन द सोसाइटी, फॉर नॉट डिस्टर्बिंग द पब्लिक ट्रांक्विलिटी एंड फॉर द टर्म्स फॉर विच इट इज टू बी इन फोर्स, तो कितने समय तक के लिए इस व्यक्ति से जिससे मैं बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवा रहा हूँ वो लागू रहेगा, मतलब एनफोर्समेंट में रहेगा ये बॉन्ड या बेल बॉन्ड, वो भी अपने लिखित ऑर्डर में वो लिखेंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब। एंड द नंबर ऑफ शोर्टीज, और मैंने कितनी बेल बॉन्ड में इस व्यक्ति से जमानती ली है वो भी लिखा जाएगा। आफ्टर कंसिडरिंग द सफिशिएंसी एंड फिटनेस ऑफ द शोर्टीज, और शोर्टीज कोई ऐरा गैरा नतु खैरा नहीं ले लिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उनको कंसिडर, उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे कि ये शोर्टीज कैपेबल तो है जिनके लिए मतलब जिस रोल के लिए ये एंटर कर रही है बेल बॉन्ड में, ठीक है, मतलब इनके पास पर्याप्त सोर्सेज तो है। द सफिशिएंसी एंड फिटनेस ऑफ द शोर्टीज, ये शोर्टीज ये जमानती तंदुरुस्त तो है, जो ये शोर्टीज इस व्यक्ति के लिए बॉन्ड में, बेल बॉन्ड में एंटर तो कर रहे हैं, तो ये क्या शोर्टीज इनके पास पर्याप्त शोर्टीज है, तो उनके बारे में भी कंसिडरेशन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब कर लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 130 सीधे सीधे यही बताता है कि एक व्यक्ति को शो कॉज नोटिस भेजा था कि भाई आओ और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को बताओ कि क्यों आपसे बॉन्ड या बेल बॉन्ड ना भरवाया जाए, कि आप शांति भंग नहीं करेंगे या फिर आप गुड बिहेवियर रखेंगे। तो मतलब एक व्यक्ति के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति शांति भंग करने वाला है या फिर वो कुछ ऐसा अपराध करने वाला है जो कि पब्लिक ट्रांक्विलिटी को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब उसको सेक्शन 126, 127, 128, 129 के तहत शो कॉज नोटिस भेज देंगे, उसको अपने पास बुलाएंगे और बुलाकर क्या पूछेंगे कि तुम हमें रीजंस बताओ कि क्यों तुमसे बॉन्ड ना भरवाया जाए और तो क्यों तुमसे बेल बॉन्ड ना भरवाया जाए। अगर वो रीजन बता देता है और मैजिस्ट्रेट साहब को उचित लगते हैं तो उसको छोड़ देंगे। अगर नहीं बता पाता है तो एक मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर लिखित में, मतलब एक ऑर्डर लिखित में निकलवाएंगे और उस ऑर्डर में ये सारी चीजें सब्सटेंस की क्या जानकारी की इन्फॉर्मेशन, क्या जानकारी मिली थी वो लिखेंगे उस ऑर्डर में। कितना राशि उस व्यक्ति से बॉन्ड में या बेल बॉन्ड में भरवाया जा रहा है वो लिखेंगे। कितने समय के लिए उसका बॉन्ड या बेल बॉन्ड
इन्फोर्समेंट में रहेगा वो लिखेंगे, और उसकी शॉर्टेज की सफिशिएंसी और फिटनेस है तो वो भी लिखेंगे, ठीक है। और कंसिडर करेंगे शॉर्टेज के बारे में कि विचार विमर्श करेंगे कि इसकी शॉर्टेज मतलब पूर्ण तरीके से तंदुरुस्त है या नहीं है, तो वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 130। तो आप इसमें सेक्शन 130 के साइड में बेधड़क लिख सकते हो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑर्डर निकालेंगे अंडर सेक्शन 130, ठीक है, 130। और क्योंकि हमने सेक्शन 125 में रूल्स देखे थे कि सेक्शन 125 में ओनली मेंशन था क्या, कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सेक्शन 126, 127, 128, 129 में मेंशन कहीं भी नहीं था कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ओनली सेक्शन 125 में वो मेंशन थे। और सेक्शन 126, 127, 128, 129 में ओनली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब मेंशन थे, जो कि अपने लोकल जुडिक्शन में या लोकल जुडिक्शन से बाहर भी अगर उनको करना पड़ेगा, मतलब एक व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा तो वो बुला सकते थे, ठीक है, कई सेक्शंस में। तो हमने ये पढ़े। आज हमने सेक्शन 130 तक कर लिए। चलो सेक्शन 131 और 132 और कर लेते हैं। तो चलो अब सेक्शन 131 पढ़ते हैं हम। प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। अब एक क्या प्रक्रिया मतलब एक व्यक्ति के विरुद्ध चलाई जाएगी अगर एक व्यक्ति प्रेजेंट है, उपस्थित है कोर्ट में। अब देखिए सेक्शन 131 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ। इफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम सच ऑर्डर इज मेड इन प्रेजेंट इन कोर्ट। अब जो सेक्शन 130 के अंतर्गत एक ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब निकाल देते हैं, वो व्यक्ति कोर्ट में, अदालत में, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में मौजूद है, मतलब उसकी उपस्थिति। अब देखिए इट शैल बी रेड ओवर टू हिम। अब वो ऑर्डर जो सेक्शन 130 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब ने निकाला था उस व्यक्ति के विरुद्ध, अब वो उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। और इफ ही सो डिजायर्स, अगर वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध एक ऑर्डर निकाला है सेक्शन 130 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब ने, अगर वो कल्पना करता है वो व्यक्ति क्या, द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी एक्सप्लेन टू हिम, कि जो सब्सटेंस है उस ऑर्डर की, क्या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब ने उस ऑर्डर में लिखवाया है, वो उसको समझाई भी जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 131। तो सीधा हम इसमें मार्क कर लेते हैं प्रेजेंट इन कोर्ट। और जो ऑर्डर ये लिखा हुआ है, ऑर्डर जो ये लिखा हुआ है इसमें हम लिख लेते हैं सेक्शन 130 के ऑर्डर एक व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाएगा अगर वो उपस्थित है कोर्ट में, या फिर अगर वो व्यक्ति कल्पना करता है तो उसको समझाया भी जाएगा, एक्सप्लेन भी किया जाएगा, ठीक है। तो हम उस सब्सटेंस को एक्सप्लेन भी किया जाएगा उसके। तो सेक्शन 130 में जो ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब निकाल रहे थे, वो उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ऑर्डर निकाला उन्होंने, उसको पढ़कर सुनाया जाएगा कि वो कोर्ट में उपस्थित है, या फिर अगर वो चाहता है कि मेरे को समझाया जाए तो उसको समझाया भी जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 131 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 132 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि बताता है सम्मन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। अब एक सेक्शन 130 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब ने एक ऑर्डर निकाल दिया, और सेक्शन 131 बताता है अगर वो व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट है तो उसको वहीं पढ़कर सुना दी जाएगा और उसको वहीं एक्सप्लेन कर दी जाएगा। अब सेक्शन 132 में उस व्यक्ति के लिए सम्मन, अगर वो कोर्ट में उपस्थित नहीं है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की, तो उस व्यक्ति को सम्मन भेजे जा रहे हैं और उस व्यक्ति को वारंट भेजकर कोर्ट में बुलाया जा रहा है, ठीक है, ताकि उसको सब्सटेंस बताई जा सके, रेड की जा सके। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 132 की बॉडी। इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट, अगर एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध सेक्शन 130 के अंतर्गत ऑर्डर निकाला है कि वो शांति बनाए रखेगा और वो ब्रीच नहीं करेगा पब्लिक पीस को, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा पब्लिक ट्रांक्विलिटी को, उसके विरुद्ध एक ऑर्डर निकाल दिया जाता है सेक्शन 130 के अंतर्गत। और वो ऑर्डर कौन निकालता है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है। आप देखिए, द मैजिस्ट्रेट शैल इशू अ सम्मन्स रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर। तो मैजिस्ट्रेट साहब, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब सम्मन निकाल देंगे, और सम्मन का पर्पस क्या होगा कि वो व्यक्ति हाजिरी दे अपनी कोर्ट में। और व्हेन सच पर्सन इज इन कस्टडी, अगर तो वह व्यक्ति कस्टडी में है, हिरासत में है, मतलब पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में, तो देखिए अ वारंट डायरेक्टेड द ऑफिसर इन हुज कस्टडी इज टू ब्रिंग इट बिफोर द कोर्ट। तो वारंट निर्देशित किया जाएगा उस अधिकारी को जिसकी कस्टडी में वह व्यक्ति है, ठीक है। कौन सा व्यक्ति है? जो कि जिसके विरुद्ध की सेक्शन 130 में जिसके विरुद्ध एक ऑर्डर मैजिस्ट्रेट साहब ने पास किया है, मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब ने, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 131 का पैरा 1। अब पढ़ेंगे सेक्शन 131 का प्रोवाइजो, जो कि बताता है प्रोवाइडेड वेन एवर इट अपीयर्स टू सच मैजिस्ट्रेट। बताया गया है जब भी लगता है एक मैजिस्ट्रेट को, तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है, क्या लगता है? अपॉन द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कि पुलिस अधिकारी एक रिपोर्ट भेजते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, और अपॉन अदर इन्फॉर्मेशन या फिर अन्य किसी जानकारी से मैजिस्ट्रेट साहब को अपीयर होता है, लगता है, क्या लगता है? द सब्सटेंस ऑफ हिज रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन शैल बी रिपोर्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट। तो जो सब्सटेंस है उस रिपोर्ट की जो पुलिस ऑफिसर ने भेजी है या फिर किसी अन्य तरीके से जानकारी मैजिस्ट्रेट साहब को मिली है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को, वो रिकॉर्ड कर लेंगे उस सब्सटेंस को, और क्या करेंगे? दैट देयर इज रीजन टू फियर
द कमीशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ द पीस की बहुत उचित कारण है कि फियर की डर लग सकता है कि उनको डर लग रहा है कि भाई उनको टेंशन का माहौल पैदा हो रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को कि ब्रीच ऑफ द पीस शांति भंग हो सकती है, उनको डर है। आप देखिए एंड दैट सच ब्रीच ऑफ द पीस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड अदरवाइज देन बाय इमीडिएट अरेस्ट ऑफ सच पर्सन की ऐसा ब्रीच ऑफ द पीस अदरवाइज प्रिवेंट नहीं रोका जा सकता। और कब रोका जा सकता है? जब उस व्यक्ति की जो फियर दे रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को कि शांति भंग करने वाला है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करवा देंगे। वो उसकी गिरफ्तारी से ही वो फियर ऑफ द एप्रीहेंशन ऑफ द ब्रीच ऑफ द पीस थम सकता है। अब देखिए द मैजिस्ट्रेट मे एट एनी टाइम इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब किसी भी समय उस व्यक्ति का जिसने बॉन्ड और बेल बॉन्ड में वो आ चुका है उसके लिए गिरफ्तारी का एक ऑर्डर निकाल देंगे और उसको गिरफ्तार करवा लेंगे। तो क्या तो अब हमारा सेक्शन 132 के जो प्रोवाइजो है वो बता रहा है क्या, वो बताना चाह रहा है क्या बताना चाह रहा है कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सामने एक व्यक्ति से बॉन्ड और बेल बॉन्ड भी भरवा ली थे, उसके बाद भी वो उसको गिरफ्तार करवा सकता है अगर कि उनको फियर आ जाता है, डर आ जाता है कि भाई नहीं इस बॉन्ड से और बेल बॉन्ड से भी ये व्यक्ति मानने वाला नहीं है, ये ब्रीच ऑफ द पीस मतलब शांति भंग करने ही वाला है। तो उसको जिस व्यक्ति ने बॉन्ड या बेल बॉन्ड भर भी रखे हुए ना उसको भी अरेस्ट करवा लिया जाएगा एक वारंट निकाल कर। एक अधिकारी को वारंट डायरेक्ट कर दिया जाएगा। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब एक अधिकारी को वारंट डायरेक्ट कर देंगे, निर्देशित कर देंगे और उस व्यक्ति को जो बॉन्ड और बेल बॉन्ड में आ चुका है उसको गिरफ्तार करवा लिया जाएगा। और एक व्यक्ति जो बॉन्ड या बेल बॉन्ड में अब तक नहीं आया गया है, बस मजिस्ट्रेट साहब को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को बस फियर है, डर है कि वो ब्रीच ऑफ द पीस कर सकता है तो उसको भी गिरफ्तार करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली बिना नोटिस भेजे भी हमें समझ में आ रहा है सेक्शन 132 के प्रोवाइजो में कि बिना नोटिस भेजे हुए भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब एक व्यक्ति को जो कि डर बनाए हुए है कि वो शांति भंग करने वाला उसको गिरफ्तार करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें सीधा सीधा सेक्शन 132 के प्रोवाइजो से देखने को मिलता है और वो भी लेटर पार्ट। द मैजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम किसी भी समय इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। ठीक है, इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। तो अब ये हमारा सेक्शन 132 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरा हुआ। हम पढ़ेंगे सेक्शन 133 और फिर पढ़ेंगे हम सेक्शन 134, फिर आज की क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 133 जो कि बताता है कॉपी ऑफ ऑर्डर टू अकम्पनी सम्मन्स और वारंट। अब जो वारंट की कॉपी है, जो एक व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब गिरफ्तार करवा रहे हैं उसकी जो वारंट की कॉपी जाएगी उसके साथ सम्मन जाएगा। अब देखिए सेक्शन 133 की बॉडी पढ़ते हैं उससे समझ में आएगा। देखिए एवरी सम्मन्स और वारंट इशूड अंडर सेक्शन 132। अब कोई भी सम्मन या वारंट इशू होते हैं सेक्शन 132 के तहत, और वो क्यों इशू हो रहे सम्मन और वारंट? क्योंकि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ सेक्शन 130 में ऑर्डर निकला है, ठीक है, कि वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड में आएगा, अब वो व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट नहीं था तब वो उसके खिलाफ सम्मन या वारंट जा रहे थे। अब देखिए शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 130। तो वो सम्मन जो एवरी सम्मन और वारंट इशूड अंडर सेक्शन 132, अब हर एक सम्मन जो सेक्शन 132 के तहत सम्मन या वारंट इशू किया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने, तो देखिए शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर। तो उस सम्मन या वारंट के साथ एक कॉपी, एक नकल जाएगी उस ऑर्डर की जो कि ऑर्डर सेक्शन 130 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने निकाला है। ठीक है, एंड सच कॉपी शैल बी डिलीवर्ड बाय द ऑफिसर सर्विंग। तो वो कॉपी, वो जो नकल है सम्मन की या वारंट की, भाई सम्मन की नकल है, उस जो एक ऑर्डर निकाला था मजिस्ट्रेट साहब ने 130 के अंतर्गत, वो सर्व की जाएगी सर्विंग ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, और एग्जीक्यूटिंग सच सम्मन्स और वारंट टू द पर्सन सर्व्ड विद और अरेस्टेड अंडर द सेम। या फिर जो सर्विंग ऑफिसर है वो अगर जो सम्मन सर्व करेगा तो वो क्या करेंगे सर्विंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिंग सच सम्मन और वारंट टू बी सर्व्ड विद की शैल बी डिलीवर्ड बाय ऑफिसर सर्विंग। तो वो जो सम्मन की कॉपी है उस ऑर्डर के साथ जो अकम्पनीड है वो उस व्यक्ति को दे देंगे जिसके खिलाफ वो ऑर्डर हुआ है। या फिर एक ऑफिसर एक वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, वारंट के साथ साथ वो ऑर्डर की कॉपी लगी हुई है, जो ऑर्डर सेक्शन 130 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब ने निकाला था उसकी भी कॉपी अरेस्ट करते टाइम उससे अटैच करवा लेंगे उस व्यक्ति से जिसके खिलाफ ऑर्डर निकला था या उसके फैमिली मेंबर के द्वारा, ये इम्प्लाइड है। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेक्शन 133 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पूरा हम पढ़ेंगे सेक्शन 134 ऑफ द PNWS जो कि आज का हमारा लास्ट है प्रावधान। अब देखिए पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। अब शक्ति है कि खारिज कर दे क्या, पर्सनल हाजिरी। तो सेक्शन 134 में आप बॉडी देखिए, द मैजिस्ट्रेट में, तो जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो में उनकी शक्ति है, वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, पर हम मान के चलते हैं वो कर सकते हैं। क्या, इफ ही सीज सफिशिएंट कोज, अगर मैजिस्ट्रेट साहब को दिखते हैं सफिशिएंट कोज, सफिशिएंट कारण मतलब उचित कारण क्या करने के लिए, डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन कॉल्ड अपॉन टू शो कोज।
तो खारिज कर देंगे वो मजिस्ट्रेट साहब जिस व्यक्ति को उन्होंने शो कॉज नोटिस भेजा था कि उस व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं है, बस वो अपना कारण भिजवा दे, मतलब वो उसकी क्या आर्ग्यूमेंट्स है, क्या उसकी बातें हैं वो भिजवाते हैं मतलब मजिस्ट्रेट साहब के सामने। और क्या वाई शुड नॉट बी ऑर्डर टू एक्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर एंड मे परमिट हिम टू अपीयर बाय एन एडवोकेट। तो अब सेक्शन 134 यही बता रहा है कि सेक्शन 134 यही बता रहा है कि शक्ति है, किसकी शक्ति है कि जो मैजिस्ट्रेट साहब एक शो कॉज नोटिस एक व्यक्ति को भेज रहे हैं कि क्यों तुझसे बॉन्ड या बेल बॉन्ड में भरवाने के लिए हम ना बोले, तो वो उस व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है कि मैजिस्ट्रेट साहब उसकी हाजिरी को खारिज कर सकते हैं कि तेरे को आने की कोई जरूरत नहीं है, तू एक एडवोकेट को भेज दे जो कि तेरे जो कारण है कि क्यों तुझसे बॉन्ड या बेल बॉन्ड ना भरवा जाए वो आकर हमें एडवोकेट साहब मेरी कोर्ट में बता दे। ठीक है, तो अब उसकी सेक्शन 132 में हाजिरी, किसकी हाजिरी, उस व्यक्ति की जिसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवाने के लिए मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे कि तू शांति भंग करने वाला है, बता कि क्या रीजन है कि तेरे से बॉन्ड या बेल बॉन्ड ना भरवाया जाए। तो वो बता रहा है कि अब उसकी हाजिरी भी डिस्पेंस खारिज कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब और उसको अलाउ कर सकते हैं, इजाजत दे सकते हैं उस व्यक्ति को जिसको रीजन मतलब जिसको शो कॉज नोटिस भेजा है कि तू एडवोकेट को भेज दे और वो आके हमें बता देगा कि तेरे क्या कारण है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 134 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 134 में एक बहुत बड़ा कैच है जो कि समझ रहा है। क्या कैच है? अब जो एक डिस्पेंस ऑफ पर्सनल अटेंडेंस की जो बारी आती है वो एट द टाइम ऑफ इशूइंग सम्मन्स और वारंट ही आती है। जिस टाइम अब ऑब्वियसली शो कॉज नोटिस भेजा जा रहा है तो सम्मन भेजा जा रहा है, शो कॉज नोटिस भेजा जा रहा है तो कोई प्रोसेस इशू किया जा रहा है, तो उस टाइम ही ये ऑर्डर निकल सकता है कि हम शो कॉज नोटिस भी एक व्यक्ति को भेज रहे हैं जिससे हम बुला रहे हैं उसको कि तू कारण बता कि क्योंकि तेरे से बॉन्ड या बेल बॉन्ड ना भरवाया जाए, लेकिन उस टाइम ही इसका ऑर्डर भी निकलता है कि हम उसकी हाजिरी को भी, पर्सनल अटेंडेंस को भी खारिज कर रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं कि इसको आने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो क्या होता है, अब एक एग्जाम्पल देता हूं कि अब जो मजिस्ट्रेट साहब है वो शो कॉज नोटिस भी एक व्यक्ति को भेज देते हैं जो कि शांति भंग करने वाला है कि आओ और हमें बताओ कि क्यों तुमसे बॉन्ड या बेल बॉन्ड ना भरवा जाए। अब वो व्यक्ति कोर्ट में आता है पर पहले एप्लीकेशन लगा देता है सेक्शन 134 BNSS की और बताता है सर मैं ना बीमार व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ और मैं कोर्ट में नहीं आ सकता, मेरा वकील साहब आएंगे। नहीं, उस टाइम सेक्शन 134 BNSS की एप्लीकेशन में मैजिस्ट्रेट साहब कोई ऑर्डर निकाल ही नहीं सकते क्योंकि अब उनकी वो प्रोसेस करने की जो पावर थी वो पहले जा चुकी है। जिस टाइम शो कॉज नोटिस भेजा जा सकता है उस टाइम ही हाजिरी को खारिज करते हैं। आने वाले एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन अलाउड, कोई भी एप्लीकेशन अलाउड नहीं है। कोई भी वकील साहब आके अब मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में सेक्शन 134 की एप्लीकेशन नहीं लगाएगा कि मेरे क्लाइंट की आप हाजिरी माफ कर दीजिए, क्योंकि उसकी कोई लोकस स्टैंडा ही नहीं है, क्योंकि प्रोसेस पहले ही इशू हो चुके हैं। अगर जिस टाइम प्रोसेस इशू हुए थे, इनिशिएट हुए थे, उस टाइम ही मैजिस्ट्रेट साहब अपनी 100 मोटो से ही क्या करते हाजिरी को खारिज कर देते। पर अब जब उन्होंने हाजिरी खारिज नहीं की है और एक व्यक्ति को अब आना पड़ेगा, जिस टाइम अगर वो शो कॉज नोटिस निकाल रहे थे मैजिस्ट्रेट साहब, उस टाइम हाजिरी को खारिज कर देते, तब आने की कोई जरूरत नहीं। तब उस व्यक्ति का एडवोकेट कोर्ट में आके, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में आके सारे उसके कारण बता देता। ठीक है, तो ये इसमें कहते हैं सेक्शन 134 में कि शो कॉज नोटिस इशू हो जाने के बाद जो व्यक्ति है जो कि मुचलका भरने वाला है, जो कि शांति भंग करने का नोटिस उसको भेजा गया है कि तू कोई शांति भंग नहीं करेगा, तो हमको कारण बता कि तू क्यों बॉन्ड या बेल बॉन्ड में तेरे से ना भरवा जाए, तो उस व्यक्ति को बाद में एप्लीकेशन लगाने का कोई हक नहीं है जब वो कोर्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये है सेक्शन 134 वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। ठीक है, तो इसी के तहत आज की हमारी क्लास खत्म होती है BNSS की, जिसमें हमने पढ़े फ्रॉम सेक्शन 125 टू सेक्शन 134 ऑफ दी BNSS। अब कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्शन 135 से आने वाले प्रावधान। ठीक है, तो इसी के तहत हमारी क्लास आज की यही खत्म होती है। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार इन सेक्शंस को एक बार नजर मार लीजिएगा। हालांकि मैंने हर एक वर्ड आपको समझाया, हर एक टेक्स्ट आपको लेजिस्लेटिव इंटेंट का समझाया है और कोई परेशानी आने नहीं वाली है, तो फिर भी आप एक बार अगर पढ़ो तो नजर मार लेना। ठीक है, सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।